हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। उन्होंने पूछा, ये लड़की तू यहाँ अकेले क्यों बैठी है? क्या तुझे नहीं मालूम इस वक्त यहाँ बैठना ठीक नहीं? जी मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरे अपने मुझसे बिछड़ गए हैं। थोड़ी देर तक दोनों तरफ चुप्पी पसरी रही, मानो नन्हे शिशु को सुलाने के जतन में किसी माँ ने सख्त आदेश दिया हो कि जरा सी भी आवाज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनिका ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बुरा ना माने तो मैं पूछ सकती हूँ कि आप? मेरा नाम रानी है। मैं अपना घर छोड़कर सुकून और एकांत की चाह में यहाँ तक आ गई हूँ। वो सामने वाला तंबू देख रही हो ना? हाँ हाँ, वही, जहाँ मध्यम मध्यम दीप जल रहा है। मैं वहीं रहती हूँ। तुम्हें यहाँ बैठे देखकर आ गई। चलो अच्छा है, अब दोनों कुछ देर साथ बैठेंगे, तब तक सवेरा भी हो जाएगा। अगर तुम बताना चाहती हो तो अपना नाम मुझे बता सकती हो। मैं अनिका। अनिका, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। कुछ भी हो, उस औरत के पास बैठने से मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर रही थी। अनिका, तुम मुझे अपनी सी लग रही हो, इसलिए तुमसे बात करने का जी चाह रहा है। तुम जानना चाहोगी मैं कौन हूँ? गर्दन स्वीकृति में हिलाते हुए, मैं एक बहुत अच्छे घर की बहू हूँ। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया। दुर्भाग्य से उस दिन गाड़ी मैं ही चला रही थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मम्मी को बहुत चोट आई और वह कोमा में चली गई। इसके लिए रोज मुझे ताने सुनने को मिलते थे और आए गए लोगों के सामने जलील किया जाता था। खैर, मैं उन सब की परेशानियां समझती थी और समय के साथ मुझे भी ऐसी बातें सुनने की आदत हो गई थी। जबकि सब जानते थे कि हम दोनों सास बहू में हमेशा सामंजस्य बना रहता था, लेकिन जब मेरी सहने की क्षमता ने जवाब दे दिया तो मुझे वहाँ से हमेशा के लिए चले जाना ही सही लगा। मुझे लग रहा था कि वह लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएंगे और मुझे ले जाएंगे, क्योंकि सबको पता है सागर और रेत मेरे मित्र हैं। आए भी थे सभी परिवार के लोग, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और मैंने अपना इरादा बदल दिया था। अनिका सोचने लगी, अरे यह तो बिल्कुल मेरी कहानी है। कहीं इसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? लेकिन कौन बताएगा? अरे हाँ, एक जैसा दुख भी तो हो सकता है हम दोनों का। कहते हैं ना, किसी भी स्त्री का दुख दो चार घर छोड़कर अपनी रिश्तेदारी बनाती चलती है। संकोच करते हुए अनिका ने आखिर अपनी बात कहनी शुरू कर दी। रानी, इस समय मेरा मन और मेरी पीड़ा तुम में समाई सी लग रही है। तुमने अपने शब्दों के वैक्यूम क्लीनर से मेरे भीतर का बहुत सारा दर्द खींच लिया है। जानती हो तुम, जब घर में मैं बहू बनकर आई थी तो सब मुझे कितना प्यार करते थे। सासू माँ तो मुझे बेटी बनाकर रखती थी, उनकी जान बसती थी मुझ में। पति भी बहुत लाड करते थे, हर वक्त अनिका अनिका करते रहते थे। देवर और ननद की तो मैं चहेती भाभी थी। मेरे बिना सलाह के उनका कोई काम ही नहीं होता था। मैंने भी तो निछावर कर दिया था अपने आप को उन सब पर। उनकी खुशियों में ही मैं अपनी खुशियाँ ढूंढती रही। कभी कोई शिकायत नहीं की मैंने किसी बात के लिए। अचानक 10 साल बाद क्या मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि मुझसे बोलना भी पसंद नहीं करते वह लोग? अनिका के झरझर आंसू बहते जा रहे थे। रानी ने पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, लो अनिका, पानी पी लो पहले। अच्छा, यानी कि अब तुम भी थक गई हो मेरी बात सुनकर, ऊब होने लगी है तुम्हें भी? रानी ने जोर से झपट कर कहा, चल पगली, मैं तो तुम्हारा रोना चुप कराने के लिए तुम्हें पानी पीने के लिए बोल रही पड़ी। चलो आगे बताओ, फिर मुझे भी तो बतानी है तुम्हें अपनी पूरी बात। पिछले 2 साल से मैं बहुत मानसिक तनाव से जी रही हूँ। सबका मेरे प्रति व्यवहार मुझे जीने नहीं दे रहा है। घर में जब से मेरी देवरानी तनु ब्याह कर आई है, सब ने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। और तो और अंकुश को भी मेरा नाम याद नहीं रहता। यह भी अपने हर काम के लिए मम्मी जी, तनु या अपने भाई बहनों को बुलाते हैं। मेरे जरा सा भी बोलने पर कहते हैं तुम आराम करो। यहाँ तक कि अपने जिस बैग को अंकुश मेरे अलावा किसी को नहीं छूने देते थे, अगर कोई हाथ भी लगा दे तो पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। उसे भी अब तनु या कोई और लाकर देने लगा है। यही कोई 2.5 साल पहले मैं बीमार हो गई थी। मुझे डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां इतनी थीं कि आराम हो ही नहीं पाता। इसी वजह से मैं कंसीव भी नहीं कर पाई। कंसीव न कर पाने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरे अंदर जीने की इच्छा खत्म होने लगी थी। एक दिन मेरे दूर के रिश्ते के मामा जी अपनी बेटी तनु को मेरे घर लेकर आए।
इस शहर में उनका कोई नहीं था और तनु का एग्ज़ाम था। पापा से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे पूछकर उन्हें मेरे घर तनु को रहने की सलाह दी। तनु आई तो लगा ही नहीं कि उससे पहली बार मिल रही हूँ। उसके व्यवहार से मैं और घर के सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। एक हफ्ते में ही तनु ने मेरा दिल जीत लिया। हर वक्त दीदी दीदी बोलते हुए आगे पीछे डोलती रहती थी। देवर जी के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। अंकुश ने मुझे सलाह दिया कि तनु से अगर अजय की शादी कर दी जाए तो कैसा रहेगा। हमें एक साधारण परिवार की ही लड़की चाहिए जो आकर घर में घुल मिल जाए और ऊपर से वह तुम्हारी लाडली भी है। मुझे अंकुश की बात बहुत अच्छी लगी। हमने मम्मी जी और देवर जी से बात की तो उन्हें भी सुझाव अच्छा लगा। हमने खूब धूमधाम से शादी की। सभी मेहमानों और रिश्तेदारों ने खुश होकर घर से विदा लिया। तनु ने आते ही घर के कामों में मेरा हाथ बटाना शुरू कर दिया। शारीरिक रूप से मुझे आराम मिलने लगा था, लेकिन मानसिक रूप से मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं महसूस करती थी। शायद कंसीव न कर पाने की वजह से मैं अवसाद में जा रही थी। डॉक्टर ने अंकुश को तभी बता दिया था कि मैं कभी भी कंसीव नहीं कर पाऊंगी। जब मेरा तीसरा मिसकैरेज हुआ था, घर वालों ने मुझसे यह बात छुपा कर रखी थी। एक दिन मैं बिना पता किसी को बताए ही अपनी पहले वाली गायनोकोलॉजिस्ट, जो मेरी सहेली भी थी, के पास चली गई। तब उसने मुझे बताया कि मैंने तो पहले ही अंकुश जी को बता दिया था, लेकिन तब उन्होंने मुझे मना कर दिया था। तुझे बताने के लिए घर आई तो अंकुश से लड़ाई भी हुई मेरी। उस समय अंकुश ने चुपचाप मुझे सुन लिया और सब ईश्वर की मर्जी बोलकर मुझे सांत्वना दिया। लेकिन मन का क्या करती, उसको कहाँ दिखावा पसंद है। शरीर बेशक इधर उधर फिरती रहती, परंतु मन पर जंग जो लग चुकी थी वह बढ़ती ही जा रही थी। अब मन पूरी तरह अस्वस्थ था। फिर उसने शरीर को भी अपने साथ मिला लिया। डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने जो दवाइयाँ दी थी उसकी वजह से मैं हमेशा नींद में रहती थी। इधर तनु ने पूरे घर की जिम्मेदारियां ओढ़ ली थीं। हर वक्त सब तनु तनु करते रहते थे। मुझे तनु से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन घर वालों का व्यवहार मुझे अंदर से तोड़ रहा था। तनु भी मुझसे अब कतराने लगी थी, या फिर व्यस्तता के कारण मेरे पास नहीं आ पाती थी। लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। तनु प्रेग्नेंट है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैंने तनु को कुछ लाकर देने को कहा। उसने ना ही मना किया और ना ही लेकर आई। जब मैं खुद लेने गई तब तनु ने मुझे पकड़ लिया। उसको मैंने अपने से दूर झटक दिया। वह गिरते गिरते बची। देवर ने कहा, भाभी, इस हालत में तनु के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया। आपके बच्चा नहीं है ना, तो आपको कहाँ समझ आएगी यह बात। मम्मी जी भी मुझ पर गुस्सा करने लगी। अंकुश ने भी मारने के लिए हाथ उठा लिया। उसके बाद मैं अपने कमरे में ऊपर चली गई। अंकुश कमरे में आए तो मैंने बात करने की कोशिश की। उन्होंने मुंह मोड़ लिया। मम्मी जी को आवाज़ लगाई तो उन्होंने अनसुना कर दिया। जब तनु को जबरदस्ती अपने से चिपका कर मैंने उसका लाड किया तो देवर ने भी तनु को कमरे में चलने का इशारा किया। यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिन पर मैं अपनी जान छिड़कती थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसी बदसलूकी की। मैं बिना किसी से कुछ कहे उसी क्षण घर से निकल पड़ी और फिर दिन भर भटकती हुई यहाँ आकर लहरों के पास बैठ गई। रानी ने कहा, लड़की, मैं भी तो घर छोड़कर आ गई थी। उसके बाद मुझे हमेशा यही लगता रहा कि एक और मौका मुझे खुद के लिए देना चाहिए था। खैर, तुम जो भी फैसला लेना अपने जीवन के बारे में, वह सोच समझ कर ही लेना। सूरज की लाली बादलों में छन छन कर आने लगी थी। चुपके से भोर दस्तक दे रहा था मेरे पास से। जाने कब वह मनमोहनी जैसी अनजान शख्स चली गई। मैंने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन वह ना मिली। तब तंबू की तरफ दौड़ कर गई, परंतु वहाँ किसी तंबू का नामो निशान भी ना था। इतने में पीछे से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने झटके से उसी औरत की आस में मुड़कर देखा तो इस बार अंकुश थे। साथ में मम्मी जी, देवर जी और तनु भी थी। अंकुश ने झट से अपने सीने से मुझे चिपका लिया और लगातार रोते रहे। मम्मी जी ने भी मेरा माथा चूम लिया और गाल पर मीठी सी चपत लगाते हुए कहा, ऐसे बिना बताए कोई अपने घर से आता है क्या? हम सब कितने परेशान हो गए थे। तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचा है कभी क्या होता हम सबका? अंकुश कैसे अपना जीवन बिताता? तुम्हें बुरा ना लगे कि हम सब
ने तुम्हारे साथ कैसी बदसलूकी की। बेटा, तुम दिन रात घुलती जा रही थी। हमारी सहानुभूति तुम्हारे लिए और जहर का काम कर रही थी। हम जितनी सहानुभूति तुम्हें दिखाते, तुम उतनी ही ज़्यादा हीन भावना से ग्रसित होती जा रही थी। सामान्य जीवन जीना तो तुम भूल ही चुकी थी। तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं रह गया था। उस दिन तुमने बेहोशी की हालत में अंकुश को कहा कि बस अब तुम्हारी जीने की इच्छा पूरी हो चुकी है, सब कुछ तो मिल गया है, अब मैं जीकर क्या करूँगी। इससे हम सब डर गए। अंकुश डॉक्टर से मिला तो उन्होंने ही सलाह दी कि अब उसको छोटा मोटा अपना काम खुद करने दो। इसलिए ना कुछ हम सब तुम्हें मना करते थे और ना ही तुम्हारा काम करते थे। इसका फ़ायदा भी देखने को मिला कि तुम अब बिस्तर से उठकर रसोई तक भी आने जाने लगी थी। अंकुश की तरफ भी पूरा ध्यान रहता था तुम्हारा। तनु से अपना बैग मंगवाने पर जब तुम नाराज हुई, तब मैं और अंकुश एक दूसरे को देखकर सिर्फ इसलिए मुस्कुराए थे कि मेरी अनी अब वापस पहले जैसी हो रही है। उस दिन तनु को इस तरह गिरते हुए देखकर हम सब घबरा गए। हाँ, अंकुश का तुम पर हाथ उठाना, अजय का इस तरह तुम्हें बोलना वाकई हमारी गलती थी। अगर उसी पल हम सब आपस में बात कर लेते तो नौबत यहाँ तक तो नहीं आती। तुमसे अच्छा भला और कौन सोचेगा तुम्हारे घर के लिए। तनु और अजय ने तो पहले ही तय कर लिया है कि इनके पहले बच्चे की माँ सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगी। भला तुम दोनों से अच्छे माता पिता इस बच्चे को और कहाँ मिलेंगे। अनिका ने रोते हुए झट से तनु को अपनी छाती से चिपका लिया। मैं सबके साथ खुशी मन से घर की ओर चल पड़ी। रानी लहरों के बीचों बीच खड़ी हो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, यह कहानी अनजान शख्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।